हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? वेल, विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर फिर से आपके सामने हूँ जी। एनसीईआरटी क्विक रिवीजन विद क्वेश्चंस, बायोमोलिक्यूल्स, लेक्चर नंबर 5। और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम जिक्र करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल का, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को लेकर के एनसीईआरटी ने ज़्यादा एम्फेसिस जो दिया है वो पॉलीसेकेराइड्स पे दिया है। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं पहले कि एनसीईआरटी ने क्या कहा है पॉलीसेकेराइड्स के बारे में। एक एक लाइन को समझ लेते हैं और फिर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो इन पर्टिकुलर लाइंस पे आधारित बन सकते हैं। ठीक है जी। सो पॉलीसेकेराइड्स, पॉली का मतलब होता है जी मैनी, मतलब बहुत सारे, और सेकेराइड का मतलब होता है शुगर। ठीक है, पॉलीसेकेराइड मतलब बहुत सारे सेकेराइड यूनिट से बनी हुई चीज। अब जैसे ग्लूकोज 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 आपस में अगर जुड़ते जाते हैं तो हमारे पास एक पॉलीमर आ जाता है। ग्लूकोज इज अ मोनोमर, है ना। तो हमें मिलता है स्टार्च, हमें मिलता है सेलुलोज, हमें मिलता है ग्लाइकोजन। पढ़ेंगे हम स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन के बारे में। ऐसे ही इन्यूलिन होता है जो कि फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है। ठीक है। सो पॉलीसेकेराइड्स क्या है? बेसिकली पॉलीसेकेराइड्स एक तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हैं। लिखा है नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। सो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nOn। जैसे अगर मैं C की जगह पे, यहाँ पे N की जगह 6 लगा दूं तो इट विल बी C6H12O6। ये क्या होता है? ग्लूकोज। ओके। सो पॉलीसेकेराइड्स को आप क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, oligosaccharides and polysaccharides. Monosaccharides are the simplest carbohydrates which cannot be hydrolyzed further. तो मोनोसेकेराइड्स को हम डिवाइड करते हैं ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस, हेप्टोसिस। ट्रायोस शुगर मतलब 3 कार्बन शुगर, जैसे ग्लिसरल्डिहाइड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, राइट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, राइट। सो ग्लिसरल्डिहाइड एल्डिहाइड है और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन उसकी कीटोनिक फॉर्म है। ऐसे ही इराइथ्रोज, इराइथ्रियोलोज, राइबोज, राइब्यूलोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइट, सीडोहैप्ट्यूलोज भी होता है। तो ये अलग अलग तरह के मोनोसेकेराइड्स हैं। डाइसेकेराइड हो जाता है जब दो मोनोसेकेराइड जुड़ेंगे आपस में, तो डाइसेकेराइड मिलेगा हमें। जैसे सुक्रोज हो गया, चीनी जो होती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनी है। जैसे मिल्क शुगर, लैक्टोस हो गई, ग्लूकोज और गैलेक्टोस से बनी है, राइट। सो ये डाइसेकेराइड्स हैं। ऑलिगोसेकेराइड्स हो जाते हैं और इसके बाद पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। ठीक है जी। चलो पढ़ते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी कहती है द एसिड इनसॉल्युबल पैलेट्स ऑल्सो हैज पॉलीसेकेराइड्स। अब इसके लिए आपको पीछे के लेक्चर्स देखने पड़ेंगे कि एसिड सॉल्युबल पूल, एसिड इनसॉल्युबल पूल, ये किस रेफरेंस में कहा गया है। अगर आपको याद हो, आप प्लांट टिश्यू लीजिए या एनिमल टिश्यू लीजिए, उसे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में ग्राइंड कीजिए मोटर एंड पेसल में, फिर आप उसको चीज़ क्लॉथ के थ्रू फिल्टर कीजिए, तो कुछ चीज़ें जो है फिल्टर होके नीचे आ जाएंगी, जिसे एसिड सॉल्युबल पूल कहते हैं या फिल्ट्रेट कहते हैं। और कुछ चीज़ें ऊपर ही रह जाएंगी जो एसिड इनसॉल्युबल है, जो लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, जिसे रिटेंटेट कहते हैं। तो जो एसिड इनसॉल्युबल पैलेट कह दिया यहाँ पे उन्होंने, उसमें उन्होंने कहा कि पॉलीसेकेराइड्स होते हैं एज अनदर क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो पॉलीसेकेराइड्स भी बड़े हैं, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, दे आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। पॉलीसेकेराइड्स आर लॉन्ग चेन्स ऑफ व्हाट? दे आर लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर्स। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है कि जैसे एक एग्जांपल मैं पॉलीसेकेराइड के लेता हूं स्टार्च। स्टार्च इज द रिजर्व फूड मटेरियल इन केस ऑफ प्लांट सेल्स। ग्लाइकोजन इज द रिजर्व फूड मटेरियल इन केस ऑफ एनिमल सेल्स। तो स्टार्च किससे बना है जी? स्टार्च अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन से बना है, जो खुद किससे बने हैं? ग्लूकोज से। ठीक है जी, ग्लूकोज, जो कि ब्लड शुगर भी कहते हैं हम ग्लूकोज को, कॉर्न शुगर भी कहते हैं, ग्रेप शुगर भी कहते हैं, डेक्सट्रोस भी कहते हैं। चल आगे बढ़ते हैं। दे आर थ्रेड मतलब धागा, लिटरली या कॉटन थ्रेड, भाई जैसे कॉटन होती है, रुई होती है, उसके धागे जैसे हैं, कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स एज बिल्डिंग ब्लॉक्स।
तो मोनोसैकेराइड वर्ड यहां पे आया, जो मैंने आपको पहले ही कहा कि भाई जब आप कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू मोनोसैकेराइड्स। मोनो मतलब एक और सैकेराइड मतलब शुगर। मोनोसैकेराइड्स you can classify them into disaccharides, then oligosaccharides। कुछ ऑथर्स डाइसैकेराइड्स को ओलिगोसैकेराइड्स में ही लेते हैं। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, थोड़े, कम, राइट। ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, जिसमें स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इन्यूलिन आ जाएगा, वो पॉलीसैकेराइड्स हैं। सो क्या लिखा था जी, पढ़ते हैं आगे। कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स एज बिल्डिंग ब्लॉक्स, तो हम कह सकते हैं मोनोसैकेराइड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द दीज पॉलीसैकेराइड्स, जैसे अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर प्रोटीन्स। यहां एग्जांपल दी गई है आगे सेलुलोज की। फॉर एग्जांपल सेलुलोज मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल है, मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल। सेलुलोज इज polymeric polysaccharide consisting of only one type of monosaccharide, that is glucose। तो यहां से हमें पता चला कि सेलुलोज एक होमोपॉलीमर है, क्योंकि इसमें सेम तरह का यूनिट रिपीटेड है। सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज। सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज। हम सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर है, बीटा लिंकेज जैसे तोड़ने वाले एंजाइम हमारे पास नहीं है। कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रोटोजोन्स, बैक्टीरिया, जो सेलुलोज डाइजेस्ट कर लेते हैं, जैसे जो र्यूमिनेंट्स होते हैं, जुगाली करने वाले जानवर, गाय भैंस हो गया, इनका स्टमक जो है कंपाउंड स्टमक होता है, उसमें अलग अलग चैम्बर्स होते हैं, र्यूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम। तो इनके पास सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं सेलुलोज डाइजेस्ट करने के लिए। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया भी कुछ हद तक सेलुलोज को करते हैं डाइजेस्ट, लेकिन डाइटरी पॉइंट ऑफ व्यू से वो नेग्लिजिबल माना जाता है। दीमक जो होती है, टर्माइट्स, उनमें ट्राइकोनिम्फा होता है जो कि एक प्रोटोजोन है, वो सेलुलोज डाइजेस्ट कर लेता है। सो सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। एंड सेलुलोज के बारे में इन्होंने कहा कि इट इज अ होमोपॉलीमर, क्योंकि एक ही तरह के मोनोसैकेराइड यूनिट से बना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब ये क्या दिखाया मैंने यहाँ पे, एनसीईआरटी ने आपको ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज वगैरह के स्ट्रक्चर्स नहीं दिए हैं, लेकिन ये दो शुगर्स हैं जिनका स्ट्रक्चर है एनसीईआरटी में, जिसमें आप देख सकते हैं ग्लूकोज का है सिंपल सा, राइट, और राइबोज का है। इसके अलावा और शुगर्स के नहीं है। ठीक है जी, तो C6H12O6 और यहाँ पे राइबोज आपके पास C5H10O5 है। अब आप ध्यान से डिफरेंस देख लीजिए दोनों के स्ट्रक्चर में और कोशिश कीजिए कि आपको याद भी हो जाए और आप इन्हें पहचान सकें। Can you tell me which are the most abundant sugars in the nucleus of a cell? पेंटोसिस या हेक्सोसिस या हेप्टोसिस? याद है? पेंटोस शुगर मोस्ट अबंडेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। राइबोज होता है, डीऑक्सीराइबोज है ना, आरएनए में राइबोज, डीऑक्सीराइबोज जो है वो डीएनए में है। स्टार्च के बारे में कुछ बातें कही हैं उन्होंने। स्टार्च इज अ वेरिएंट ऑफ दिस बट प्रेजेंट एज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यूज। तो ये बात हमसे पूछी जा सकती है कि प्लांट्स में रिजर्व सोर्स ऑफ जो फूड है, कह दीजिए, या एनर्जी है, वो क्या है? वो स्टार्च है। जानवर जो हैं, एनिमल्स, हैव अनदर वेरिएंट विच इज कॉल्ड ग्लाइकोजन। ठीक है जी, सो ग्लाइकोजन इज द रिजर्व फूड मटेरियल इन केस ऑफ एनिमल सेल्स। और ज़्यादा मात्रा में ग्लाइकोजन कहाँ है शरीर में? लिवर में है और मसल्स में है। इवन किडनी और प्लेसेंटा भी ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं। इनफैक्ट एवरी ग्रोइंग टिश्यू ऑफ द बॉडी कैन स्टोर एटलीस्ट सम अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन। लिवर, देन मसल्स, दे स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन। एक और पॉलीमर का जिक्र हुआ है यहाँ पे, इनुलिन का। अब आपको इंसुलिन से कंफ्यूज नहीं करना है। इन्यूलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। मैं अलग से लिख देता हूं यहाँ पे किसका जिक्र हो रहा है, इनुलिन का। इट इज नॉट इंसुलिन, इनुलिन है। सो इन्यूलिन, इट इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। इट इज अ स्टोरेज polysaccharide in the roots and tubers of dahlia and dandelions, artichokes. So please do not confuse it with
insulin. Insulin is what? Insulin is a hormone. पैनक्रियास रिलीज करते हैं, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है इंसुलिन। पर यहाँ पे बात इन्यूलिन की हो रही है। इन्यूलिन इज नॉट मेटाबोलाइज्ड इन आवर बॉडी, तो इन्यूलिन का इस्तेमाल किया जाता है किडनी फंक्शन टेस्ट्स के लिए, राइट? इन्यूलिन का इस्तेमाल होता है किडनी फंक्शन टेस्ट्स के लिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जानने के लिए। तो बस इतनी सी जानकारी काफ़ी है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, क्या कहती है एनसीईआरटी? इन्यूलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, ये हमने पढ़ लिया। इन अ पॉलीसेकेराइड चेन, तो कह रहे हैं कि एक पॉलीसेकेराइड चेन में, चलिए मान लीजिए से ग्लाइकोजन, द राइट एंड, जो दायां वाला एंड है, दैट इज कॉल्ड एज द रिड्यूसिंग एंड, आर से राइट और आर से रिड्यूसिंग, एंड द लेफ्ट एंड इज कॉल्ड द नॉन रिड्यूसिंग एंड। ठीक है जी। अब ना कुछ शुगर्स होती हैं रिड्यूसिंग शुगर्स, कुछ होती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। पहले तो आपके सिलेबस में जिस डिटेल में होती थी, फैलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट भी हम कराते थे लेबोरेटरीज में, अभी शायद कुछ स्कूल्स में होता हो, कुछ क्लासेस में ना। कुछ शुगर्स ऐसी हैं जिनमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो पाया जाता है ना। सो बेसिकली क्यूप्रिक आयंस को क्यूप्रस आयंस में बदलती हैं रिड्यूसिंग शुगर्स। It has branches as shown in the form of a cartoon, figure 9.2। तो एक फिगर 9.2 यहाँ पे उन्होंने दिखाया है। दिस इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पोर्शन ऑफ ग्लाइकोजन। सो जिसमें आप देख पा रहे हैं ग्लूकोज 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 के यूनिट है, और ब्रांचिंग पैटर्न भी नजर आ रहा है, जिसको उन्होंने यहाँ पे सिंपल तरीके से दिखा दिया है। तो आपको देख करके पहचान लेना है कि ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर जो है ये आपको दिखाया गया है। फिर यहां पे उन्होंने स्टार्च के बारे में कुछ कहा है, और स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। स्टार्च का हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। अगर आप याद करें तो हमने अल्फा हेलिक्स बीटा प्लीटेड, तो ये हेलिक्स वर्ड हमने और कहाँ पढ़ा था? प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। ठीक है, स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। इनफैक्ट स्टार्च कैन होल्ड आयोडीन। चलो इंपॉर्टेंट बात आ गई, इट कैन होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल्स इन द हेलिकल पोर्शन। द स्टार्च आयोडीन, जो स्टार्च के साथ I2 लगा दिया अपने आयोडीन, इट इज ब्लू इन कलर। हम कहते हैं कि स्टार्च के लिए अगर आपने टेस्ट करना है तो आयोडीन सॉल्यूशन के साथ हम करते हैं। सेलुलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेस एंड हेंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन। तो दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं कि स्टार्च जो है वो आयोडीन को होल्ड कर लेता है, सेलुलोज नहीं कर पाता है। तो स्टार्च के लिए अगर आपने टेस्ट करना, स्टार्च किस चीज़ में प्रेजेंट है? आप रोटी खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, चावल खाते हैं, आलू खाते हैं, सब में स्टार्च ही तो है। आलू जब हम बॉयल करते हैं तो मिल्की सा हो जाता है ना पानी, क्योंकि डिसॉल्व हो जाता है वो उसमें। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन दो चीज़ें होती हैं स्टार्च में। माइलोज और माइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो हम नहीं कर रहे हैं। प्लांट सेल वॉल इंपॉर्टेंट है। प्लांट सेल वॉल्स दे आर मेड अप ऑफ सेलुलोज नाइट्रेट्स। एक कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज जो है दैट इज यूज्ड एज अ स्मूथनिंग एजेंट ऑल्सो। सेलुलोज नाइट्रेट का भी इस्तेमाल होता है प्रोपेलेंट एक्सप्लोजिव्स में। कागज जो है, पेपर मेड फ्रॉम पल्प, प्लांट का जो पल्प है, एंड कॉटन फाइबर्स, वो सब भी सेलुलोजिक हैं। देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स इन नेचर। इसके अलावा और भी बड़े कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स हैं। They have as building blocks amino sugars and chemically modified sugars, जैसे कि ग्लूकोसामीन, जैसे कि N-एसिटाइल गैलेक्टोसामीन्स। अच्छा, एक होते हैं मोनोसेकेराइड्स, एक होते हैं डिराइव्ड मोनोसेकेराइड्स, राइट? शुगर अल्कोहल्स भी होते हैं, पढ़ेंगे आप आगे हायर क्लासेस में। ऐसे ही अमाइनो शुगर्स भी हैं, जिसमें यहाँ पे उन्होंने जिक्र करा है अमाइनो शुगर्स में ग्लूकोसामीन का और N-एसिटाइल गैलेक्टोसामीन्स का। तो ये इसलिए कहा गया है कि भाई ये जरूरी नहीं है कि कोई पॉलीसेकेराइड ग्लूकोज 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 या फ्रक्टोज 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 से ही बना हो। कई शुगर्स ऐसी भी हैं जो मॉडिफाइड शुगर्स हैं, जैसे कि उन्होंने कहा ग्लूकोसामीन, N-एसिटाइल गैलेक्टोसामीन, तो इसके भी पॉलीमर्स होते हैं। अब किसकी एग्जांपल दी है? एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, इंसेक्ट्स हो गए जैसे, दे आर आर्थ्रोपोड्स, for example have a complex polysaccharide which is called chitin. Chitin से आप familiar हैं, the second most abundant biomolecule. These complex polysaccharides are mostly homopolymers. अब इन्होंने यहाँ पे इन्हें
होमोपॉलीमर्स कहा है। अब आप आगे हर क्लासेस में पढ़ेंगे कि क्या इन्हें होमोपॉलीमर कहना चाहिए या इन्हें हेट्रोपॉलीमर्स कहना चाहिए, ठीक है, बिकॉज होमोपॉलीमर में हम कह रहे हैं कि सेम तरह का यूनिट रिपीट हो रहा है बट वो यूनिट मॉडिफाइड तो नहीं था, अब यहाँ पे तो वो मॉडिफाइड यूनिट है, तो क्या ये हेट्रोपॉलीमर्स में आने चाहिए। चलिए ये बातें आप आगे पढ़ेंगे, लेनिंजर बायोकेमिस्ट्री की किताब आती है, जूबे बायोकेमिस्ट्री है, स्ट्रायर बायोकेमिस्ट्री है, बहुत सारी बेहतरीन बायोकेमिस्ट्री की बुक्स हैं जो आप आगे जा करके फॉलो करेंगे, ठीक है। सो सेलुलोज का जिक्र हुआ और काइटिन का जिक्र हुआ, बस इतना ही कहा है उन्होंने ओवरऑल पॉलीसेकेराइड्स के बारे में, कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में एनसीईआरटी ने दिया ही नहीं है। तो इतनी इंफॉर्मेशन पर ही बेस्ड क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं एक बार हम वो देख लेते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्ट्रक्चरल पोलैरिटी एंड ब्रांचिंग ऑफ होमोपॉलीसेकेराइड्स। पहली स्टेटमेंट, in a linear or branched glycogen chain, the structural reducing terminal is located at extreme right, reducing वाला right end, while the non-reducing terminal is at the left end। तो क्या ये बात सही है या गलत है? Inulin represents specialized structural homopolysaccharide composed entirely of repeating fructose building blocks. Inulin is a polymer of fructose. Cellulose and starch are both polymeric configurations of glucose, serving identical metabolic and structural roles within plant cell walls। क्या दोनों का रोल आइडेंटिकल है, दोनों एक ही काम करते हैं? आगे देखते हैं। The left end of a polysaccharide thread lacks the chemical capacity to act as a reducing end because it is designated as the non-reducing end। तो how many of the above statements are correct? कितनी बातें आपको यहाँ पे सही लग रही हैं? क्या मैं साइड में हट जाता हूं ताकि आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ पाए? कितनी बातें सही है इसमें से? एक ही बात सही है, दो सही हैं, तीन सही हैं या चार सही हैं? चलिए क्वेश्चन आप फिर से आराम से देख लीजिए, मैं अगली स्लाइड पे आ रहा हूं। द करेक्ट आंसर इज सी, यानी तीन बातें सही हैं। स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 आर एक्यूरेट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, देन कम्स दिस इज स्टेटमेंट 2। They're saying statement 1 is correct, 2 is correct and 4 is correct, right? Statement 1 is correct, 2 is correct and 4 is correct। ये वाली बात यहीं आके गलत होगी ना कि आइडेंटिकल मेटाबॉलिक फंक्शंस जो हैं वो नहीं है, राइट? एक्सप्लेनेशन भी दिया मैंने आपके लिए साथ में। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं तो इनको हमेशा ध्यान से कीजिएगा। क्वेश्चन 2, assertion, if a section of filter paper derived from plant pulp is treated with an aqueous solution of iodine, no characteristic blue color transition will be documented। ये assertion है क्योंकि उसमें सेलुलोज है ना। तो आगे उन्होंने कहा सेलुलोज lacks the structural capacity to form complex secondary helices, rendering it entirely incapable of trapping and holding the iodine molecules। तो क्या assertion और reason दोनों बातें सही हैं? अगर दोनों बातें सही हैं तो क्या reason assertion का correct explanation है? The answer is A। Paper made from plant pulp is cellulosic because cellulose doesn't contain complex helices, it cannot hold iodine to give the characteristic blue color which you see in case of starch। Next, a technician is given an unknown carbohydrate fraction obtained from the acid insoluble pellet of a plant tissue homogenate। acid insoluble तो मतलब कोई मैक्रोमोलिक्यूल है। The sample displays an entirely unbranched है linear homopolymeric thread architecture consisting solely of the glucose units। Physical testing reveals that this macromolecule forms the primary matrix of plant cell wall। तो यहीं से पता चल जाएगा कि क्या हो सकता है, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज या इन्यूलिन। सो इट इज cellulose। Plant cell walls are made up of cellulose, which is a homopolymer consisting of only one type of monosaccharide building block, that is glucose। Next question, match the specific polysaccharide or the structural component with its precise biochemical profile: chitin, inulin, glycogen, starch। Okay, polymer of fructose units found in the acid insoluble pellet। क्या होना चाहिए? फ्रक्टोज का पॉलीमर इन्यूलिन, राइट? आर्थ्रोपोड के एक्सोस्केलेटन में काइटिन, राइट? ग्लाइकोजन, एनिमल वेरिएंट ऑफ ग्लूकोज स्टोरेज featuring a branched cartoon structure। Starch will be pure glucose polymer acting as an energy storehouse in plants। तो कर लिया हमने सॉल्व।
इनुलिन को हमने फ्रक्टोज के साथ कर दिया है, काइटिन जो है वो हो जाएगा एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, ग्लाइकोजन इसके साथ मैच कर गया, स्टार्च इसके साथ मैच कर गया। तो अब आप ऑप्शंस में से देख लेंगे जो भी ऑप्शन करेक्ट बता रहा है, P2Q1, P2Q1 देन R4 and S3 पहला ही बन रहा है इसमें। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, आई वुड से इट्स अ गुड क्वेश्चन। चल क्वेश्चन नंबर 5, which of the following architectural configuration accurately captures the physical nature of a polysaccharide chain as it exists within the acid insoluble fraction of a cell? Okay, they are literally long cotton like threads containing different monosaccharides or modified sugars as building blocks. Second, they are short, they are unbranched rings that possess reducing terminals at both left and right peripheral and simultaneously. ये तो गलत है. Third, they are complex tertiary proteins held together exclusively by N-acetyl galactosamine links. गलत है. They are cyclic fructose chains. वो cyclic नहीं है. So the correct answer will be A. They are literally long cotton-like threads containing different monosaccharides or modified sugars as building blocks. पूरे सेशन के पीडीएफ नोट्स इन क्वेश्चंस के भी आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, काइटिन। Chitin is an essential structural component of the rugged exoskeleton of arthropods. It is categorized biochemically as a complex polysaccharide. ठीक है। Chitin contains chemically modified sugar or amino sugar such as glucosamine acting as its foundational building blocks. The assertion accurately states that exoskeleton of arthropods contains the complex polysaccharide chitin. ये बात सही है. The reason correctly explains why it is classified as a complex polysaccharide by noting it is constructed from monosugars or chemically modified sugars, providing a full explanation, right? तो आंसर B. अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया कि assertion and reason true but reason is not the correct. अगर not the correct होता तो A करना था, है ना? हम भी दिमाग में सोच रहे होंगे कि A होना चाहिए था, B क्यों लिखा है? क्योंकि B में ही वो बात लिखी है कि वो उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऑप्शन को उल्टा कर दिया हुआ था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7, इवेल्युएट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिकल डिक्लेरेशंस। तीन स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट 1, complex polysaccharides found in nature such as chitin are fundamentally heteropolymers containing thousands of different random monomers. NCERT के हिसाब से देखना पड़ेगा अब हमें। Cotton fiber represents an entirely cellulosic material derived from plant tissue. Third, starch is capable of holding iodine molecules within its helical secondary structure to generate a distinct blue color. सो स्टेटमेंट कौन कौन सी सही है और कौन सी गलत है? एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम चलें तो स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉल्स हो जाएगी। आंसर बी, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बिकॉज कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड लाइक काइटिन आर मोस्टली होमोपॉलीमर्स, है ना? मैं लिख रहा हूं यहां पे स्पेसिफिकली कि भाई एनसीईआरटी ने क्या कहा है, तो उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉल्स है, 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट, a researcher chemically modifies a starch sample so that its secondary helical conformation is completely uncoiled into a flat, rigid, linear sheet while leaving all its glycosidic bonds intact. If this modified starch is exposed to an iodine indicator solution, what is the expected colorimetric outcome? क्या वो hold कर पाएगा iodine अब? A dense blue color will still develop because glucose monomer sequence is unchanged. Solution will remain completely colorless or turn red because only animal glycogen can bind iodine. The solution will fail to turn blue because the loss of the helical structure prevents it from holding iodine. A bright yellow transition occurs due to the immediate conversion of starch into fructose-rich inulin thread. ये तो हो नहीं सकता. So the solution will fail to turn blue because the loss of helical structure will prevent it from holding the iodine molecules, right? Next, consider the following carbs and structural subunits: cellulose, glucosamine, glycogen, inulin, and acetyl galactosamine starch. How many of the above entities are explicitly classified or identified as
polymers or building blocks of complex polysaccharides. How many of the above are explicitly classified or identified as polymers या building blocks of complex polysaccharides? Okay, the correct answer is A, yani 2. Only 2 entities are linked to complex polysaccharides, that is glucosamine and N-acetyl galactosamine, which are actually amino sugars as per NCERT. They are chemically modified sugars that serve as the building blocks for complex polysaccharide. Chitin हो गया, and others जो हैं 1, 3, 4, 6 are classified as simple homopolysaccharides, right? Sure. If a polysaccharide chain undergoes an oxidation reaction that selectively targets and alters only the chemically reactive reducing terminal of the sugar thread, which physical zone of the glycogen molecule will be modified? The absolute left end of the chain, the central core branching points, every fructose monomer across the entire thread, the absolute right end of the chain, because reducing end की बात हो रही है. In a polysaccharide chain such as glycogen, the right end is designated as reducing end while the left end is the non-reducing end. 11. Glycogen represents highly branched homopolysaccharide variant that serve as the primary energy source counterpart in animal tissues. In a glycogen molecule, both absolute right end and the left end function as non-reducing terminals due to extensive cartoon branching. क्या दोनों करते हैं? Assertion is true. यहाँ पे B आएगा आंसर. Assertion is true, but the reason is false. ये वाली स्टेटमेंट्स को थोड़ा चेंज करा हुआ, तो ध्यान दीजिएगा. तो B मतलब assertion वाली बात सही है, रीजन वाली बात जो है वो गलत है. एक्सप्लेनेशन भी है जी साथ में, ठीक है. टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, सारे नोट्स वहीं मिलेंगे. A cell culture is supplied exclusively with the pure homopolymer consisting of fructose building blocks. Based on the molecular groups found in the acid insoluble palette, which specific macromolecule is being metabolized by these cells? तो आप जानते हैं फ्रक्टोज का पॉलीमर इन्यूलिन है, ठीक है जी. चलिए, सो इतने ही क्वेश्चंस थे मेरे पास. ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस के लिए आप मेरी किताब ले सकते हैं, रैंक रिफाइनर सीरीज. चाहे आप नीट 26 के लिए तैयारी कर रहे हैं या नीट 27 के लिए, दिस इज द कॉस्ट ऑफ द बुक. इस दिए गए नंबर पे आपको एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करना है एंड माय टीम विल गेट बैक टू यू, राइट. सो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर. बिकॉज थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ही थी एनसीईआरटी में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, तो इसलिए मैंने आपको बहुत डिटेल बताया ही नहीं है. उतनी ही चीज़ें बताई हैं जितनी की एनसीईआरटी ने कही, और उसी पे बेस्ड हमने क्वेश्चंस करे. चलिए, लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए. नमस्कार, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड.